समय पर दहेज का नाटक दिखाया जाता था। बहुत कन्याओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया भी जाता था। आज दहेज की व्यवस्था समाप्त हो गई है, परंतु एक नई व्यवस्था ने जन्म ले लिया और ये इतनी बड़ी विसंगति है, यदि इसे समय रहते दूर नहीं किया तो सचमुच में कि धर्म पर एक ऐसी विपत्ति आने वाली है कि जिसका सामना करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जिसके घर में संतान है वो अपनी संतान के लिए पल पल चिंतित रहता है कि मेरी संतान बलिष्ठ होनी चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान के दरवाजे आता है। और जिनके घर में संतान नहीं है उसके पीछे भी एक नाटक कथानक यहाँ पर दिखाया जा चुका है कि उन स्त्रियों को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आप अच्छा और बुरा मानने वाले कोई नहीं हो सकते हैं। जो कुछ है वो उस विधाता का है। हो सकता है कि जिसको आप बुरा मान रहे वो आपसे अच्छा हो। बढ़ते हैं आगे की ओर। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु फिर आपका समय हो जाएगा। औलाद की खातिर जग में फिरता है मारा मारा, उसे वक्त क्या मारेगा जिसको औलाद मारा। औलाद की खातिर जग में फिरता है मारा मारा, उसे वक्त क्या मारेगा जिसको औलाद मारा। ये कर्ज है तुझे तुम्हारा, औलाद की खातिर जग में फिरता है मारा मारा, उसे वक्त क्या मारेगा जिसको औलाद मारा। क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। आजकल तो अखबार पढ़ना भी दुश्वार हो गया। कोई खबर अच्छी मिलती नहीं। पता नहीं अखबार वालों को खबर नहीं मिलती है या आज केवल खबर ही इतनी रहेगी। माँ बाप कितनी मेहनत और कितनी व्यवस्थाओं के उपरांत अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और लिखाते हैं, और बालक एक दिन कालिक पोत कर उसके मुंह पर निकल जाता है। कम से कम उसे इतना तो ख्याल आना चाहिए कि उसके माँ बाप ने उसके लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है। और अगर कोई बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा बन भी गया है, कुछ व्यवस्था कर भी गई है, तो वो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझता है। कोई कहीं पर भेज देता है, कोई अपने माता पिता को बाहर निकाल देता है। और ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। हर कोई ये कहता है कि मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं, हर कोई ये कहता है कि मेरे बच्चे संस्कारी हैं। तो आए दिन इन अखबारों में जिनकी खबरें छपती है तो वो किन के बच्चे हैं? कौन संभालेगा इनको?
हम केवल एक ही और दिशा में मुड़े हुए हैं कि हम अपने पड़ोसी की बच्चे की कमियों को देखना चाहते हैं, अपने बच्चे की कमियों को नहीं देखना चाहते। जिस दिन अपने बच्चे की कमी को देखना प्रारंभ कर दिया, मैं सच कहता हूं, उस दिन अखबार में यह हेडिंग आई। मगर समस्या तो एक ही हो रही है कि हमें पड़ोसी के बच्चे में बहुत अपूर्ण दिखाई देते हैं, अपने बच्चे में नहीं। मेरी बेटी भी युवा हो गई है, मुझे उसका विवाह कर देना चाहिए। यदि समय रहते सब काम अच्छा नहीं हुआ तो सब लोग कहेंगे कि आप तो दुनिया को बड़ी बड़ी बातें सुनाते थे और खुद ही देखो किस जंजाल में फंस गए। मुझे कार्य जल्दी कर लेना चाहिए। बाबूजी, क्या है? बाबूजी, मैं आपके लिए लाया हूँ गोभी का पराठा। मुझे भूख नहीं है। आपको भूख नहीं है? ये मैंने इस बार छठा पराठा बनाया है। आप सुबह से यही कहते हो मुझे भूख नहीं है, भूख नहीं है, भूख नहीं है। आपको भूख क्यों नहीं लग रही है? मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, पराठा तो खा ले। और कितने खाओ बाबूजी? 5 खा चुका हूँ। ये छठा मेरे हाथ में है बाबूजी, चलो आप खा ही लीजिए। बुद्धू, तू क्या जानेगा एक बाप की चिंता क्या होती है। जब किसी बाप की बेटी जवान हो जाती है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। पहले वो इस बात को सोचता है कि उसकी बेटी के लिए अच्छा घर परिवार मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद ये सोचता है कि आगे चलकर उसकी बेटी उस घर को निभा पाएगी या नहीं निभा पाएगी, क्योंकि अपने घर की जैसी व्यवस्थाएं दूसरे घर में नहीं मिल सकती। अपने घर में रहकर बेटी 7 बजे भी उठ सकती है, 8 बजे भी उठ सकती है, लेकिन ससुराल में रहकर नहीं उठ सकती, क्योंकि वहां पर वो जिम्मेदार स्त्री बन चुकी है और जिसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है वो अपना पग पीछे नहीं हटा सकता। मेरी बेटी कहीं कर्तव्य में पीछे ना रह जाए, ससुराल पक्ष से कोई बुराई ना आ जाए, यही सब कुछ सोच कर मेरी रूह कांपने लगती है। बाबूजी, आप चिंता क्यों करते हो? आपकी तो अकेली बेटी है। ऐसा बेटा ढूंढो, ऐसा बेटा ढूंढो, ऐसा बेटा ढूंढो जो आपके घर में आकर रहे। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। रीति रिवाज और विधि विधान है। घर के द्वार से बेटी की डोली जाती है और पति के द्वार से उसकी अर्थी निकलती है। किसी बेटी को विवाह के उपरांत अपने पिता के घर नहीं रहना चाहिए। यदि पति और पत्नी के बीच में भी झगड़े हो जाएं, तो वहीं रहकर कोई निवारण खोजना चाहिए। किसी भी छोटी बात पर लड़कर अपने घर नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि घर तो उसी दिन से उसका पराया हो जाता है जिस दिन वो परमाला डालकर अपने पति के साथ जाती है। और अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर में आना किसी भी स्त्री के लिए उचित नहीं है। मैं भी अपनी बेटी को यही समझाऊंगा, यदि कोई झगड़ा हो जाए, कोई भी बात हो जाए, जब तक तुम खुश रहो, दोनों साथ में रहो, 1000 बार मेरे घर आना, मगर कभी भी झगड़ा करके मेरे घर मत आना, मेरे घर मत आना। बाबूजी, ये तो आपने अच्छी बात कही, अच्छी बात कह दी। तो ये लीजिए, मेरा अच्छा पराठा खा लीजिए, खा लीजिए ना बाबूजी पराठा। मुझे नहीं जमेगा। खा लीजिए ना बाबूजी पराठा। नहीं जमेगा। बाबूजी खा लीजिए ना पराठा। नहीं खाया जाएगा। क्यों नहीं खाया जाएगा? अरे आज मैं विकास जैन जी के घर गया था, उनके पिताजी ने बुलाया और इतना ठूस ठूस के खिला दिया कि कुछ जगह ही नहीं बची। अगर मुझे भी वहां लेकर जाते तब मैं देखता उनके घर में कौन है बनाने वाला। अब बूढ़े आदमी को तो कोई भी खिला सकता है, हमें खिलाकर बताए? नहीं, तुम जाते तो तुम्हें भी भोजन मिलता, लेकिन अब मेरा एक पराठा खा लीजिए, एक टुकड़ा खा लीजिए बस। मैं
थोड़ा चिंतित हूँ, मुझे अपनी बेटिया से बातें करनी है। तुम जाओ, मेरी बेटी को भेज दो, और ये पराठा तुम खा सको तो खा लो, नहीं खा सकते हो तो रख दो। बाद में कोई दरवाजे पर गाय आए तो उसे खिला दे। ठीक है बाबूजी, लेकिन आजकल तो गाय को भी खिलाना मुश्किल पड़ रहा है। क्यों? पता नहीं कब खिलाते खिलाते वो हमें वापस खिलाने लग जाती है। जाओ, मेरी बेटी को भेज दो। ठीक है बाबूजी। बीबी जी, बीबी जी, बाबूजी बुला रहे हैं। चल हट। कितनी बार कहा है कि मेरे पास में आकर मत बोला कर। क्यों, क्या हुआ बीबी जी, क्यों मना करती हो हमें? मैं इसलिए मना करती हूँ कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम नहाए नहीं हो। नहाता तो रोज हूँ, लेकिन क्या करूँ, नहाने का साबुन नहीं है ना मेरे पास। बिटिया, बोलो भैया, क्यों झगड़ रही हो? बाबूजी, मैं इसलिए झगड़ रही हूँ, कितनी बार मैंने इसको कहा कि मेरे पास आकर ना बोला करे, दूर से भी तो बोल सकता है। एक तो बोलता ऊंचा है। बेटी, बहरा व्यक्ति ऊंचाई बोलता है कि उसे स्वयं में भी ऐसा लगता है कि सुनाई नहीं आ रही, तो वो सोचता है कि दूसरे को भी सुनाई नहीं आ रही है। ये बचपन में एक बार पतंग उड़ाते हुए गिर गया था, तो इसके एक कान से आवाज नहीं आती। बाबूजी, पराठा खा लीजिए बाबूजी। बेटा, मैं बहरा नहीं। हाँ बाबूजी, पराठा खा लीजिए बाबूजी। मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, बीबी जी खाएगी। बीबी जी पराठा खा लो, बीबी जी पराठा खा लो, बीबी जी पराठा खा लो, बीबी जी पराठा खा लो। हट, चल यहाँ से, निकल। पराठा निकल यहाँ से, पराठा निकल यहाँ से। बेटी, 24 वर्ष अब तुम्हारी आयु हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह हो जाए तो अच्छा है। पापा, क्या मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ? आपको ऐसा लगने लगा है कि ये बेटी को घर से निकाल देना चाहिए? बेटी बोझ नहीं होती, बाप की जिम्मेदारी होती है, और मैं अब इस जिम्मेदारी से निवृत्त हो देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने 4 फोटो मंगाए हैं। उन फोटो में से जो भी लड़का तुम्हें पसंद हो, वहाँ पर मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तुम्हें जो पसंद हो मुझे बता देना। पापा, मुझे अभी विवाह नहीं करना है। आपकी देखभाल के लिए कौन रहेगा? बेटी, एक ना एक दिन तो तुम्हें घर छोड़कर जाना ही है। ये चिंता क्यों करती हो? पापा, मुझे आपकी चिंता लगी रहती है बस। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के सहारे से किसी का जीवन कटता नहीं है। सहारा तो बस एक ही चाहिए, और वो परमात्मा का सहारा उसके पास हो, तो फिर किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तू चिंता मत कर, जो भी तेरी पसंद हो। मैंने उनके व्यवसाय उनके पीछे लिख दिए हैं, शहर का नाम पीछे लिख दिया है। जो भी लड़का तुम्हें पसंद हो वो मुझे बता दे। ठीक है पापा, मैं शाम को बताती हूँ। हाँ, मुझे बता देना, मुझे भी ऑफिस जाना है। ठीक है पापा। मेरे पति कितने अच्छे हैं, जो भी मैं कहती हूँ वही ला कर देते हैं। कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ ला कर दी, कितनी अच्छी व्यवस्था ला कर दी। भगवान करे सभी को ऐसा पति मिले। मेरी सहेली कहती थी कि अगर तुमने अपनी पसंद से ब्याह विवाह किया तो तुम खुश नहीं रह पाओगी। अरे देखो किस चीज़ की कमी है मेरे पास। मेरे बिना कहे सारी व्यवस्थाएं पूरी कर देते हैं, एक से बढ़कर एक महंगी से महंगी साड़ी ला कर देते हैं। हाँ, अब जाकर दिखाऊंगी मैं उसे कि देख, पूरे 12,000 की साड़ी लेके आए हैं। हाँ, कौन है? कौन है माँ? दरवाजा खोलो। हाँ, आइए। आ गए आप? हाँ, आ गया। आप थोड़े परेशान से क्यों लग रहे हैं? मेरे बिजनेस में मुझे घाटा आ गया है, मुझे लॉस आ गया है, और कोई रास्ता मुझे दिखाई देता नहीं है। आप तो कह रहे थे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब क्या हुआ?
आपने तो कहा था कि 6 महीने बाद सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएगी। क्या करूं, समय में मैं थोड़ा ही घुसा हुआ हूं। आदमी सोचता कुछ और है, हो जाता कुछ और है। तो बताइए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकती हूँ? सहायता? तुम क्या सहायता करोगे? बोलो, आप जो भी बोलोगे मैं वही सहायता करने के प्रयास करूंगी। तो सुनो, अपने घर फोन मिलाओ और अपने पिताजी से कहो कि आपको 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। और वो पैसा मैं केवल उधार ले रहा हूँ। यदि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चला तो भी मैं 10 लाख लौटा दूंगा, और अगर मेरा बिजनेस अच्छा चला तो मैं पैसे बढ़ा कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं बैंक से लेता तो उन्हें भी तो बढ़ा कर देता। कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस समय मैं घर छोड़ कर आई थी उस समय पर सारे गहने आभूषण लेकर आपके साथ चली आई थी। आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की। आज मैं उनके पास फोन करूं और ये कहूं कि मुझे 10 लाख की आवश्यकता है तो क्या कहेंगे वो कि कैसे भिखमंगे लड़के को चुना है तुमने? क्या करेंगे? तो एक फैक्ट्री वाला हजारों लोगों को नौकरियां देने वाला तुझे भिखमंगा दिखाई देता है। हालात किसी के भी खराब हो सकते हैं, लेकिन इतने हालात खराब नहीं हुए हैं। आप कहीं और से व्यवस्था कर लीजिए। कहां से व्यवस्था करूं? चारों दिशाओं से रास्ते बंद हो गए हैं। बैंक ने पैसा देने के लिए मना कर दिया, मेरे दोस्तों ने पैसा देने के लिए मना कर दिया। अब तक पैसा उन्हीं से ले लेकर लगा रहा था। अगर ये 10 लाख की व्यवस्था नहीं हुई तो बता देता हूं, मैं दिवालिया हो जाऊंगा और मैं दोनों सड़क पर आ जाएंगे। अगर रास्ता निकलता है तो आप फैक्ट्री बेच दीजिए, आप कहीं पर नौकरी कर लीजिए, कहीं मुझे भी नौकरी पर लगा दीजिए। दोनों मिल बांट कर काम करेंगे और अपना जीवन चला लेंगे। नहीं चाहिए ऐसा सुख, नहीं चाहिए ऐसा दिखावा, इतनी बड़ी बड़ी कारें और इतने बड़े बड़े बंगले, जो रात को सोना भी चाहे तो नींद ना आ सके। ऐसा जीवन नहीं चाहिए था मुझे। मैं तो आपके साथ प्रेम और स्नेह से रहने आई थी, ये सोच कर आई थी कि पूरा जीवन हम दोनों मिलकर बिताएंगे, लेकिन इस फैक्ट्री के चक्कर ने तुम्हें और मुझे दोनों को अलग कर दिया है। बेच दीजिए। हाँ, इतनी मेहनत से इतना तक बड़ा मैंने एम्पायर खड़ा किया और तेरे कहने पर मैं उसे बेच दूं? जिस दिन तू मेरे पीछे चलकर आई उस दिन भी तो यही व्यवस्था थी कि तुझे महंगी महंगी शॉपिंग करनी थी, तुझे लग्जरी कारों में घूमना था, इसलिए तो तू मेरे पीछे है। अगर ये सब नहीं होता तो तू मेरे पास नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, मेरा तो आपसे मन मिला था। मन किसी का किसी से नहीं मिलता, केवल जरूरतें ही जरूरत से मिलती हैं। तुम्हें एक ऐसा लड़का चाहिए था जो तुम पर खुले रूप में पैसा उड़ा सके। ऐसा नहीं है। मैंने कब कहा कि आप मेरे लिए ये लाओ, आप मेरे लिए वो लाओ? कहता तो कोई नहीं है, लेकिन कहने में तुम कभी भी नहीं छोड़ती। कब कहा मैंने? ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें साड़ी लाकर दे देता हूं तो उसके पीछे से तुम ये क्यों बोलती हो कि ये साड़ी तब पहनी जाएगी जब इसके मैचिंग के सेट डला जाएंगे? मांगती तुम कुछ नहीं हो, लेकिन मांग बहुत कुछ लेती हो। ये घर तभी चलेगा जब तुम अपने बाप से पैसा मांगोगे। मैं नहीं मांगा। अगर तुमने नहीं मांगा तो आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। जाओ, जा रहा हूं मैं। शाम तक पैसे की व्यवस्था हो जानी चाहिए। हाँ। ये भगवान, ये कैसा संकट आ गया? कितने अच्छे से जीवन चल रहा था, किसकी नजर लग गई? कहीं मेरी सहेली की तो नजर नहीं लगी। बार बार मुझे यही कहती थी कि तुझे कितना अच्छा पति मिला, किसी खर्चे के लिए रोकता नहीं है, टोकता नहीं है। हाय हाय, मुझे मेरी सहेली की आय आ गई, नजर लग गई मुझे।
कहां से व्यवस्था करूंगी मैं? कैसे उस पिता से कहूंगी कि मैं आपको पैसे ला कर दूं? कैसे मांगू मैं उनसे पैसा? नहीं मांग सकती मैं पैसा नहीं मांग सकती। नहीं मांग सकती। अच्छा होता कि मैंने पिताजी की इच्छा से शादी की होती, कम से कम आज इस परेशानी को मैं उनके सामने कह तो सकती थी। आपस में जो चाहे वो पैसे देते या नहीं देते, बीच में मुझे तो परेशानी नहीं होती। अरे इन कपड़ों के बीच में इतने कागज, इतने सारे आधार कार्ड, इतने सारे पहचान पत्र, सब पर फोटो ही लिखा है और नाम अलग अलग है। आज पूछूंगी इनसे कि आखिर इनका असली नाम क्या है। आज आने दो, आज आने दो, पूछूंगी। पापा, पापा मुझसे भूल हो गई। पापा, पापा मुझसे भूल हो गई। मुझे ठग लिया गया पापा, मुझे ठग लिया गया। बहुत बड़ा अपराध किया है मैंने। कितने स्वप्न आपने संजोए होंगे कि अपनी बेटी की डोली विदा करेंगे, और मैं अभागन अपना पूरा जीवन हार गई, पूरा जीवन हार गई मैं। ओ बाबुल प्यारे रोए सांसों की सर, जिस दिन तुझे पुकारे मन, बाबुल प्यारे। आखिर ये कौन है? आखिर कौन है? इसका वास्तविक नाम है क्या? कौन बताएगा? कैसे पता करूं मैं? कैसे पता करूं? तेरी बाहों में बचपन बीता, बीती गई जिंदगानी। क्या हो गया मेरे साथ? क्या हो गया? वही आ गए, वही आ गए। दरवाजा खोलो। आइए। तूने बात की अपने पिता से? तेरा चेहरा बता रहा है कि तूने अब तक अपने बाप से बात ही नहीं की है। आप भी बताओ, जिनकी मर्जी के बिना मैं चोरी से जिनका घर छोड़ कर आ चुकी हूँ, जिनके माथे पर मैं कालिक लगा कर आ चुकी हूँ, कौन से मुख से मैं उन्हें पर बात करके उनसे बोल करूँ? क्या कहूँगी मैं उनसे कि मैंने अपनी मर्जी से जिसे चुना है वो परेशान है। अगर पिताजी ने आपको ढूंढा होता, उसके बाद ये परेशानी आई होती तो कोई परेशानी नहीं होती। कम से कम मेरी भी तो समस्या सुनो। पापा ये नहीं सोचेंगे कि मैं दुख में हूं या नहीं हूं, उनको गुस्सा आएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ,
आप मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए, आप मुझे अपने घर में रहने दीजिए। इस घर से बाहर की व्यवस्था मेरे लिए न बनाइए। अब तक तुझ पर पैसे लुटाता रहा तो तुझे मैं अच्छा लगता रहा। मैंने जरा सी व्यवस्था की तो बात क्या कर ली, बस दिखा दी तुम्हें अपनी औकात। तब तो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मेरे बाप की कपड़े की दुकान है, कपड़े का शोरूम है, सारे के सारे कपड़े मिलते हैं, जो चाहो बोल नहीं सकते हो। मेरे पापा के पास अपार संपत्ति है, केवल तेरे बाप के लिए है, वो तेरे लिए नहीं है। मुझसे जो कर पड़ा था अपनी भाभी के कहने तक ले आई, मैं अपनी माँ के कहने तक ले आई, और क्या लेकर आ? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अच्छा, तू भी पूछने जाती है? क्या पूछना चाहती है? आप ये बताइए, आपका असली नाम क्या है? मतलब मैं अलमारी में कपड़े रख रही थी, वहां से कुछ कागज मैंने देखे तो अलग अलग जगह पर कुछ आपके फोटो है और आपका नाम है। तो सारी व्यवस्थाओं पर तूने पानी फेर दिया। जानना ये चाहती है कि मेरा नाम क्या है? हाँ, बताइए आपका क्या नाम है? आपका नाम नितिन है, आपका नाम माधव है, आपका नाम सुमित है, आपका नाम सचिन है, आपका आखिर असली नाम है क्या? वाह, अब सियानी बिल्ली के नाखून भी निकला। आज तक मैंने तुमसे कोई पैसे की बात नहीं की तो तुमने ये मुझसे नहीं पूछा। आज तुम उल्टी व्यवस्था बता देना चाहती हो। तुम अपने बाप को पैसों के लिए फोन नहीं करोगी? नहीं कर सकती मैं। आप मुझे इतना बताइए, आपका असली नाम क्या है? ना मेरी कोई फैक्ट्री है और ना मैं किसी फैक्ट्री का ओनर हूं। अब तक तो जो गहने लाई थी उनसे यह घर चल रहा था, वही गहने बेचकर मैं तेरे लिए साड़ियां ला रहा था। मैंने सोचा था कि महंगी साड़ियां मुझे लाकर दूंगा तो शायद तेरा बाप खुश हो जाएगा, तेरी माँ खुश हो जाएगी, उस घर से संबंध मिल जाएगा। मगर तू जिद्दी है, अपने बाप को फोन नहीं कर रही है, तो मेरे किस काम की? मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब तो तुझे मैं समझाता हूं। तुझसे पहले भी मैं 5 लड़कियों को इसी तरह फरार करके उनके घर से ले आया, और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो मैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करके शहर के बाहर डाल देता हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़कियों को खोजने के लिए तुम्हारे माँ बाप भी नहीं आते, और जब माँ बाप नहीं आते तो पुलिस केस नहीं होता, और पुलिस केस नहीं होता तो कोई पकड़ा भी नहीं जाता। अब तो मेरे लिए बोझ बन गई हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूं। मैं किसी से कुछ नहीं करूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं करूंगी। आप सारी साड़ी वापस कर दीजिए, आप सब कुछ वापस कर दीजिए, लेकिन कह दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सब कुछ झूठ है। झूठ तो तूने मुझसे बोला, अपने घर की बड़ी बड़ी बातें बताकर झूठ तूने मुझसे बोला। अपने घर की जगह किसी और के घर के फोटो लगाकर बड़ा बड़ा स्टेटस तूने दिखाया। मैंने समझा था कुछ और निकली तू कुछ और। तू मेरे लिए भारी है, और भारी वस्तु मेरे घर में रह नहीं सकती। बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जब मैं आपके घर में आई तब आपकी माँ ने सिर्फ एक ही शब्द कहा था कि ये भाग कर आई है तो इस घर में क्या टिकेगी, ये यहाँ से भी भाग जाएगी।
मैं सच कहती हूँ, अपना पूरा जीवन यहीं पर लगा दूंगी, एक एक सांस इस घर के लिए बलिदान कर दूंगी। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, इस घर से नहीं जाऊंगी, इस घर से नहीं जाऊंगी। जीते जी थोड़ी जाएगी। पति के घर से, तुम लोग कहते हो ना पति के घर से अड़ती जाती है, तेरी अड़ती निकालूंगा, ऐसी चुपचाप अड़ती निकलेगी तेरी आंख माटी में रूह काट जाएगी। औजार खरीद के लाने होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बात कर यहीं पर गिरना होगा। बात दूंगा। कहाँ जाती है? मेरी कुंडली खाना चाहती है, ये तेरे मुंह से आवाज भी बाहर नहीं निकलेगी। चल कमरे के अंदर जा, तुझे मैं बाथरूम के अंदर बंद करूंगा। आज शाम को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना दूंगा कि बस तेरा काम ही समाप्त। क्या है? कहना क्या चाहता है? घर में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मगर कोई घर में बहरा नहीं होना चाहिए। गोभी का पराठा खा लीजिए बाबूजी। मुझे भूख नहीं। सुबह से लेकर अब तक ये 17वां पराठा है, 16 मैं खा चुका हूँ। अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है खड़ा होने की भी, कृपया कर इसे खा लीजिए। मुझे भूख नहीं। आपको भूख नहीं है और मेरी भूख मिटती नहीं है। आप नहीं खाएंगे तो मैं खा लेता हूँ। सुन, मेरी बिटिया को भेजना। आ गई वो ऑफिस से? हाँ बाबू ये आ गई है, मेरी जी तो आ गई है। उनको पास भी मैं पराठा लेकर गया था तो उन्होंने कहा कि ऑयली ज्यादा है, ज्यादा ऑयली खाने से मोटे हो जाते हैं। बाबूजी मोटे हो जाते हैं क्या ऑयली खाने से? हाँ ना, हाँ मोटे हो जाते हैं। ना होते मोटे? अरे मोटे हो जाते हैं, ज्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगर ऑयल खाने से ज्यादा मोटे नहीं होते हैं तो मैं खाऊंगा इसको। अरे मेरी बेटी को भेज। ठीक है, भेज देता हूँ। बेबी जी, बेबी जी। पता नहीं मेरी बेटी ने किसको पसंद किया। बाबूजी आपने बुलाया? हाँ, लाडो तूने वो फोटो देखे? हाँ बाबूजी वो तो मैंने देख लिए। तो उनमें से कोई लड़का पसंद आया? बाबूजी पसंद ना पसंद मैं तो आपके सामने कुछ कह नहीं सकती। आप मेरे पिता हैं, आप जो भी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा करेंगे। लेकिन आपको तो पता है ना कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ। अगर किसी और जगह पर मेरा विवाह हुआ तो शायद वो मेरे पैसे को नहीं समझ पाएगा। एक डॉक्टर की एक दूसरे डॉक्टर की बात को समझ सकता हूँ, और उन 4 में से कोई भी डॉक्टर नहीं है। बेटी, जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही हो, और अगर तुम डॉक्टर होगी वो कुछ और रहेगा, इंजीनियर रहेगा, तो कौन सी परेशानी? कम से कम हमारी बिरादरी का, हमारी जाति का, हमारे धर्म का वो सब कुछ समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? अगर नहीं समझेगा तो वो नहीं समझेगा जो हमारी जाति का ना हो, जो हमारे धर्म का ना हो। समझ नहीं आएगा तो उसे नहीं आएगा। ऐसे लड़के को समझने में भला तुम्हें क्या परेशानी होगी? तो ठीक है पापा, आपको धर्म भी चाहिए अपना, जाति चाहिए अपनी, और मुझे डॉक्टर चाहिए।
एक ऐसे लड़के को पसंद कर लिया। क्या कहा? तुमने ऐसे लड़के को पसंद कर लिया है और अब तक मुझे बताया भी नहीं। पापा, मैं बस आपको बताना ही चाहती थी। मैं ये सोच रही थी कि मैं आपको बताऊंगी तो आप गुस्सा ना हो जाओ, इसीलिए मैंने सोचा कि किसी ऐसे समय पर बताऊंगी जिस समय पर आपको गुस्सा ना आए। लेकिन ये समय बहुत जल्दी आ गया और आपने ये 4 फोटो मेरे सामने लाकर रख दी तो मेरे पास कोई और उत्तर नहीं था। पापा, तुझे कैसे पता वो अपनी जाति का? तुझे कैसे पता वो हमारे धर्म का? पापा, फेसबुक पर मैंने देखा है वो मंदिर भी जाता है। हमारे मंदिर जाता है? हाँ पापा, हमारे ही मंदिर जाता है। मैंने उससे बहुत कुछ बारीक बारीक पूछा, उसने सब कुछ बताया। कहाँ का? हैदराबाद का। हैदराबाद से यहाँ? अभी तो केवल फेसबुक पर मुलाकात हुई। उन्होंने कहा है कि जब मैं चाहूँ, जब आप चाहो तो वो आपसे मिलने के लिए यहाँ आ सकते हैं। बेटी, इतनी दूर की रिश्तेदारी, और वो भी ऐसी रिश्तेदारी जहाँ हमारे किसी रिश्तेदार की कोई जान पहचान ना हो, शायद हमारे लिए ठीक नहीं रहेगी। जहाँ तक मेरा मानना है, तुम अपनी ही रिश्तेदारी में कहीं पर भी किसी बेटे को खोज कर बताओगी तो मैं उससे हाथ जोड़कर निवेदन कर लूँगा कि वो मेरी बेटी को स्वीकार करे। लेकिन मुझे भय लग रहा है मेरी लाडो, इतनी दूर मैं तेरा विवाह नहीं कर सकता। पापा, मैं डॉक्टरेट पढ़ रही हूँ और वो डॉक्टर बन चुके हैं। हमारा दोनों का पेशा एक है, हमारा दोनों का धर्म एक है, हम दोनों की जाति एक है। फिर आपको परेशानी क्या? परेशानी केवल इतनी है कि जिसके विषय पर पूरी जानकारी नहीं हो उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ कैसे दे दूं? कल अगर कोई समस्या खड़ी हो गई तो मैं किसका हाथ पकड़ूंगा? किस रिश्तेदार से कहूंगा? किस समाज बंधु से कहूंगा? पापा, आप कितनी छोटी सोच में जी रहे हैं। आज वो पुराना जमाना नहीं रहा। हमारे बीच अनबन होगी क्यों? वो डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूँ, किस बात को लेकर अनबन होगी? बेटी, पति और पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर अनबन हो जाती है। कई बार रिश्तेदारी की वजह से ही घर परिवार बच जाता है। केवल उनकी बात समझ में आ जाती है। जब तुम्हारे इर्द गिर्द कोई समझाने वाला ही नहीं होगा तो तुम्हारे गुस्से को कौन समझाएगा? पापा, मैं उन्हें यहाँ बुलाऊंगी, आपको पसंद आ जाए उसके बाद ये बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ, ये बात ठीक है। जब वो यहाँ आ जाए उसके बाद ही यहाँ पर ये विवाह की बात आगे चलेगी। ठीक है, मैं आज ही उन्हें चैट करके बता दूंगी कि मेरे पापा मान गए हैं और आप यहाँ दिल्ली में आ जाइए। ठीक है। बेटे जी, पराठा खा लो। कितनी बार कहा है कि मैं पराठे नहीं खाती हूँ। ऑयल चीज खाने से पिंपल भी हो जाते हैं। सिंपल हो जाते हैं? कैसे सिंपल हो जाते हैं? अरे पागल, पिंपल हो जाते हैं चेहरे पर, पिंपल। अच्छा, ये जो मेरे चेहरे पर निकला है ये पराठा है क्या? जिस दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगी सबसे पहले इसी का ऑपरेशन थोड़ा बाबूजी का भी ऑपरेशन कर दे। मेरा किस लिए? मेरा किस लिए? बाबूजी, आप जोर जोर से बोलते हैं ना। पागल, तू कह रहा है इसलिए जोर जोर से बोलता हूँ। हलवा बना के ले। हलवा बनाने के लिए बोल रहे हो बाबूजी? अरे पागल, तू बहरा है इसलिए तेज बोलता हूँ। इसलिए बाबूजी का ऑपरेशन होगा, तेज बोलने लगे हैं। ऑपरेशन तो मैं तेरा ही करूंगी।
और इतने टांके लगाऊंगी कि जब तू अपना चेहरा आईने में देखेगा तो ये भूल जाएगा कि तेरा ही चेहरा है या किसी और का चेहरा है। अच्छा, अपने जैसा चेहरा मेरा चेहरा बनाओगी। जा रही हूँ मैं। दीदी पराठा तो खा लो। नहीं खाना तेरा पराठा 21वां है, नहीं खाता है कोई तो मैं खा लेता। बाबूजी चावल बना लाओ। नहीं चाहिए। ठीक है, जा रहा हूं मैं। देख जरा दरवाजे पर कोई है। हाँ देख कर आता हूँ। ऐसा कर लूं बाबूजी, दरवाजा बाद में खोलूं, पहले पराठा बना लूं। इसलिए अरे मेहमान आया तो पराठा तो खाएगा ना। अरे पहले बैठा के तो अंदर तो चाय पिला, पानी पिला, उसके बाद पराठा खाएगा या आते पहले पराठा खिलाएगा? क्या बात है बाबूजी, मैं पराठे की बात कर रहा हूँ, आप हलवा बनाने की बात कर रहे हो। ये कोई बात थोड़ी होती है, कौन बार बार हलवा खाएगा? अरे मैंने ये कहा पहले उसे अंदर ले आओ, उसे फिर पानी पिलाओ, उसे चाय पिलाओ, उसके बाद उसे पराठा खिलाना। मुझे ऐसा लगता है कि बाबूजी की किडनी खराब होगी, इसलिए ऊंचा ऊंचा बोलते हैं। अरे पागल, जिसके कान खराब होते हैं वो ऊंचा बोलता है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, हलवाई बना दूंगा। कोई बात नहीं, आप भी खाना, मेहमान भी खाएगा। ठीक है। कौन है? आ जाओ। अंकल जी है घर पर? हाँ हाँ है, लेकिन तुम ये क्या आतंकवादियों की तरह अपना मुंह ढककर इधर आ रही हो? हमारे घर में मुंह जाने का चक्कर है क्या? क्या चाहती हो तुम? बताओ। मुझे अंकल जी से मिलना है। कौन से अंकल जी? जो वकील जी हैं। रुक जाओ, यहीं पर खड़ी रहो। तुम तो मुझे संदिग्ध दिखाई दे रही हो। बाबूजी! क्या है? दरवाजे पर लूटमार करने वाले आ गए हैं। क्या मतलब? अरे वही जो मैं फोन में आप दिखा रहे थे कि आजकल नारी का भेष बना कर आते हैं, रोते हैं, गाते हैं और फिर घर के अंदर घुस जाते हैं, फिर महिलाओं से पर्स कंगन छीन कर भाग जाते हैं। क्या है कौन? बार यही कह रही है, अंकल जी, वकील अंकल जी, वकील। अरे कोई होगा मिलने वाला, कोई भेज इधर जरा। जा रहा हूँ। आ जाओ अंकल जी बुला रहे हैं आपको। आ जाओ, बाबू जी बुला रहे हैं आपको। अंकल जी। मुझे बचा लीजिए अंकल जी, बचाओगे मुझे, बचा। आखिर कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, और मैं किससे भी चालू हूं? तुम्हारी ये हालत क्या हो रही है? तुम्हें तो इस समय हॉस्पिटल में होना चाहिए और तुम यहाँ पर। अगर मैं हॉस्पिटल गई तो मैं मर जाऊंगी, आप मुझे बचा लीजिए। किससे बचाऊं? कौन हो तुम? पहले अपना परिचय तो दो। मैं आपके मित्र सुहास की बेटी हूँ। तू रूपल है ना? हाँ, मैं वही अभागी हूँ। बिटिया, ये तेरी कैसी हालत हो गई है? मत पूछो मेरी हालत देखी हो। तुम मेरे घर से भी चली जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। तुम्हारी दशा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारा इलाज कराना चाहिए, तुम्हारा भोजन पानी कराना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रख सकता। आखिर क्यों? आप मेरी सहायता क्यों नहीं कर सकते? क्यों? तेरे जाने के बाद वो सारे मोहल्ले को हंसाने वाला तेरा बाप, हमेशा खिलखिला कर रहने वाला तेरा बाप, एक फूल की तरह मुरझा गया।
रात दिन मैं उसके पास बैठा रहता और यही समझाता कि जो होना था सो हो गया, उसे भूल जा। लेकिन वो अपने सीने से लगाए बैठा रहा कि मेरी बेटी ने जो मुझसे मांगा भी नहीं, मैंने उसे भुला कर दिया। अगर वो एक बार मुझसे कह देती तो मैं अपनी इच्छा से उसकी डोली विदा कर देता। आखिर उसने मेरे स्वप्न, मेरे ख्वाब को क्यों तोड़ दिया? मैं अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाकर, अपने सारे मित्रों को बुलाकर ये दिखाना चाहता था कि मैं अपनी बेटी को कितना प्यार करता हूँ। ये देखो मैंने उसके विवाह में कितना पैसा लगाया है। मगर तू उसके स्वप्न को रोक कर चली गई। 1000 प्रश्न करता मैं, तब वो एक उत्तर देता। तुम्हारी मां बैठ कर केवल आंसू बहाने के अलावा उसके पास नहीं कोई। जानती हो, तुम्हारे घर से निकल जाने के बाद तुम्हारे पिताजी कभी किसी रिश्तेदारी में नहीं गए। तुम्हारे निकल जाने के बाद तुम्हारे पिताजी कभी समाज में नहीं बैठे। तुम्हारे निकल जाने के बाद तुम्हारे पिताजी कभी मंदिर, केवल इसलिए कि जो कर्म तुमने किए उनकी सजा उन्होंने पाई। मैंने उनको बहुत उबारना चाहा, लेकिन वो उस गम से नहीं उबरे। तिल तिल कर उनका शरीर सूखने लगा, वो रोगग्रस्त हो गए। बीमारी शरीर को लग गई। केवल तुझे याद कर करके, केवल तुझे ही याद कर करके उसने अपने प्राण त्याग दिए। जिस संतान ने अपने बाप का खून किया हो, जो अपने बाप की कातिल हो, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। निकल जा यहां से, चली जा। आप जब घर आते थे कितनी बार मेरे लिए चॉकलेट लेकर आते थे, रुपल रुपल कहकर आवाज लगाते थे और कहते थे कि बेटी देख तेरे लिए सबसे बड़ी चॉकलेट लेकर आया। और आज इतनी बेरुखी क्यों? वो इसलिए क्योंकि तूने मेरे मित्र का कत्ल किया है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं पापा को बता देना चाहती थी, लेकिन मैं डर गई कि अगर ये सब बता देती तो वो मुझे नहीं मिलते, और वो मुझे नहीं मिलते तो मेरा जीवन समाप्त हो जाता। वाह, तूने केवल अपना एक जीवन उन्नत बनाने के लिए अपने भाई की जिंदगी खराब कर दी, अपने बाप की जिंदगी खराब कर दी, अपने माँ की जिंदगी खराब कर दी। और उन रिश्तेदारियों से पूछो जिन रिश्तेदारियों में तुम्हारा संबंध था। अपनी उस बुआ के घर में पूछो, अपने उस मामा के घर में पूछो, अपने उस ताऊ के घर में पूछो। केवल तुमने अपने जीवन के विषय पर सोचा, उन 1000 लोगों के विषय पर नहीं सोचा जिनका रिश्ता और नाता तुमसे था। अब तो मुझसे गलती हो गई, उस गलती की मैं कोई भरपाई तो नहीं कर सकती। वाह वाह मेरी बेटी वाह, आज तूने सीना चौड़ा कर दिया मेरा। इतनी बड़ी व्यवस्था खलल डालकर और 4 शब्द बोलकर तुम अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहती हो। नहीं, यदि कानून लेने का अधिकार स्वयं के हाथ में होता तो मैं तुम्हें अवश्य ही सजा देता, परंतु मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कानून के हाथों मजबूर हूं। मैं तुम्हें कोई सजा भी नहीं दे सकता। चली जाओ तुम मेरे घर से, चली जाओ। मैं नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? कौन मार डालेगा? आखिर
साथ भागकर मैं इस घर को छोड़ के क्यों मार डालेगा वो तुझे? उसने कहा कि मैं अपने पापा से 10 लाख मांग लूं। मैंने फोन करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि शाम को तुम ये जवाब देना। मैं अलमारी में कपड़े ठीक कर रही थी तो देखा उसके कई आधार कार्ड निकले, कई पहचान पत्र निकले, जिन पर अलग अलग नाम है, अलग अलग जातियों के नाम है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा असली नाम क्या है? उसने गुस्सा किया और मेरे हाथ पांव बांधकर मेरे मुंह में कपड़ा ठूस कर मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। और उसने कहा कि वो शाम को आएगा, औजार लेकर आएगा और मेरे छोटे छोटे टुकड़े। इतना दरिंदा कौन हो सकता है वो? मेरे लाल पूछने पर भी उसने अपनी सही पहचान नहीं बताई और कहा कि तेरे से पहले भी मैं 5 लड़कियों को काट कर इसी तरह फेंक चुका था। जैसे ही लड़की का पैसा और जरूरत खत्म हो जाती है तो मैं उसके टुकड़े करके फेंक देता हूँ। उसके घर वाले भी उसे ढूंढने नहीं आते। मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। बड़ी मुश्किल से बाथरूम के कांच को तोड़कर वहां के रास्ते से मैं निकली। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। बुद्धू, बुद्धू, हाँ बाबे, 2 पराठे बनाए हैं मैंने। कभी कभी मेरी भी सुन लिया कर। ठीक है, हलवा लाना था। चुप हो जा। पड़ोस से सचिन को बुला कर लेके आ। ठीक है, बुला कर लेके आओ। अकेले कोई या ज्यादा को? अरे पहले अकेले को तो बुला कर ला, जल्दी ला। ठीक है, जा रहा हूँ। बेटिया चिंता मत कर, अगर वो आज ही आएगा तो आज उस घर में पकड़ा जाएगा। हाँ, आज उस घर में पकड़ा जाएगा। प्रणाम अंकल जी, कहिए किस लिए बुलाया? सुनो, अपनी साथ के 3-4 लड़के तैयार करो। इस लड़की के घर में इसके पति ने इसको मारने का प्लान बनाया। ये बड़ी मुश्किल से वहां से भाग कर आई। जैसे ही वो अपने घर में आए बस उसे पकड़ कर ले आना। ठीक है, ऐसा तो हो जाएगा। और हाँ, बुद्धू को भी साथ में ले जाओ। बाबूजी से साथ में कहाँ भेज रहे हैं? मैं कहूँगा कुछ और, करेगा कुछ और। पता लगा पकड़ने गए थे और वो हाथ से छूट गया। अरे शक्तिशाली तो है। अरे मैं अपने दोस्तों को बुला लूँगा। अच्छा कौन, किस किस को बुलाएगा? अरे मोन्टू को बुला लूँगा, चुनमुन को बुला लूँगा, विकास को बुला लूँगा। सबके सब एक फोन पे इकट्ठे हो जाते हैं बस। ठीक है, मोन्टू को ले जाना, वो सबसे भारी है। मोन्टू को बोट ले जाना साथ में। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। बेटी चिंता मत कर, तेरे घर का पता मैंने इन्हें बता दिया है। जैसे ही वो घर में घुसेगा उसे पकड़ लिया जाएगा। उसके सामने मैं नहीं आऊंगी। बहुत दरिंदा है वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। बेटिया चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बेटी है। तू उसके साथ में रहना, कोई पता नहीं लगेगा कि आखिर हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी बुलाता हूँ। बेटी लाडो। हाँ पापा। ये देख, मेरे मित्र की बेटी है, इसे कोई परेशानी ना हो, कुछ खाना पीना इसे खिलाओ। मुझे लगता है वो भूखी है। चलो आओ दीदी, मुझे कुछ नहीं खाना, फिर भी आओ ना, मेरे साथ में बैठोगी तो आपका मन लगेगा। कैसी कैसी दुनिया हो गई, कैसी कैसी व्यवस्था हो गई है, कुछ समझ में नहीं। क्या करेगा? चल चला बुलायो तो मुझे यहाँ। यही था, कोई और था? मुझे भी नहीं पता यही है या कोई और। उसे बुला कर लाओ। मेरे मित्र की जो बेटी यहाँ पर है उसे बुला कर लाओ। ठीक है बाबूजी, मैं जा रहा हूँ। ये बताओ हलवे में कितनी चीनी डाल दूँ? मेरे मित्र की बेटी को बुला कर लाना है। ठीक है, बुला के आता हूँ। आराम से क्यों नहीं बोलते पता नहीं। जैसे ही बीवी जी डॉक्टर बनेगी इन्हीं का इलाज सबसे पहले कराना है। हाँ
बीबी दे। आजा 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 आजा। देख बेटी, यही है क्या वो? यहाँ भी आ गई तू, गाली गलौटी। मैं तुझे ढूंढ रहा था, मारा लूंगा तुझे। बाबूजी, बाबूजी, कैसे मोहल्ले में रहते हो? एक आदमी को पकड़ने के लिए 4 आदमी बुलाते हैं, पूरा मोहल्ला भाग जाता है। पकड़ के रखो भैया, पकड़ के रखो। बिटिया, सच में यही तेरा पति है ना? हाँ हाँ यही है। बाबूजी तुझे बता देता हूँ, अगर तू ये बता तो तुझे कितने छोटे छोटे बाबूजी, अब पूछो इनसे, इनके इतने आधार कार्ड, इतने पैन कार्ड और इतने पहचान पत्र हैं, आखिर इनका असली नाम क्या है? चुप है, तेरा असली नाम क्या है? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? पुलिस हो, सीबीआई हो, कौन हो जो तुम मेरा पता पूछना चाहते हो? वकील हूं मैं, वकील। अरे बहुत देखे वकील सकील, बढ़ाया पता पूछने वाला। आगे मैं पूछता हूं उससे, क्या नाम है तेरा? तेरे जैसों ने ही गड़बड़ कर रखी है। अकेला होने के बाद 7-7 पहचान पत्र रखते हो। सरकार भी धोखे में है कि इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ गई? जनसंख्या इतनी नहीं है, जनसंख्या इतनी नहीं है जितनी तुम लोगों ने बढ़ा रखी है। अकेला आदमी 10 जगह दिखाई देता है और 10 जगह राशन भी लेता है। ये तरीका तू मुझे मारेगा, तू मुझे मारेगा? क्या बात करते हो? तुम्हें नहीं मारूंगा तो और किसको मारूंगा? तू मुझे मारेगा? मरे हुए काले कल्लूटे बहरे तू मुझे मारेगा? मैं तुझे मारूंगा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कानून अपने हाथ में कोई नहीं लेगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा जो भी नाम हो, ये बताओ कि कल अगर तुम्हारी बहन के साथ ये सब कुछ हुआ तो तुम बर्दाश्त कर सकोगे? अरे वकील जगह क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? अगर मेरी बहन की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखी तो उसकी आंखें नोच लूंगा। वाह, अपनी बहन तुम्हें बहन दिखाई देती है और दूसरे की बहन बेटी तुम्हें बहन दिखाई नहीं देती। हमारी बहन है इस तरह हवा में नहीं उड़ती फिरती, हवा में उड़ने का शौक इन्हें है और उड़ाने के लिए हम मिल जाते हैं। इन जैसी लड़कियों को हाई स्टेटस का लड़का चाहिए। माँ बाप की पसंद तो इन्हें पसंद आती नहीं, इन्हें भी हम जैसे लड़कों की तलाश होती है और हमें भी इन जैसी लड़कियों की तलाश होती है। बस इनको उड़ना था और हमें उड़ाना था। पैसा खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, अब मुझे जाने दो। कैसे जाएगा यहाँ से? कहो तो इसे हलवा खिला दूं। तू बिल्कुल पागल है। क्या कहा? चावल डाल के लाऊं? पीछे पड़ा हुआ। ठीक है, छबड़ा भर के ले आता हूं। बैठाइए। ये बताओ, तुम तौबा करते हो? आज से ऐसा काम नहीं करोगे? मैं यही काम करूंगा। मैंने डिग्रियां ले रखी हैं, 1000 डिग्रियां हैं मेरे पास। कौन सी नौकरी करूं मैं? बताओ, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, क्या बनूं मैं? मास्टर बनूं? जिस लड़की को जो पसंद होता है मैं वही बन जाता हूं, बस। अच्छा, तो बेटा आज के बाद नहीं बन पाएगा। आज के बाद तू जाएगा जेल में, बस। हाँ, जेल में जाएगा बेटा, जेल में।
कौन होते हो तुम जेल में भेजने वाले? इतना पैसा कमा के रखा है, घर से मेरे परिजन आएंगे और मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। हाँ बस। चलो आओ दीदी, आप मेरे पास से उठकर क्यों आ गई? कुछ नहीं, वो आए हैं, उनकी पहचान कर रही थी मैं। वो तुम्हारे पति हैं? चेहरा दिखाओ तो वरना मुझे। बेटी तुम ऐसे क्यों देख रही हो वैसे? पापा, पापा ये वही है जो मुझे डॉक्टर बन के ये वही है। अरे दीदी वकील साहब, इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी बेटी को डॉक्टर चाहिए इसलिए मैं डॉक्टर बन गया। बेटा तूने बहुत बड़ी गलती की। तूने बहुत बड़ी गलती की, ये सोच करके तू पाप करता जाएगा और पकड़ा नहीं जाएगा। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। तूने जो भी पाप किए हैं उनका फल तुझे अवश्य मिलेगा। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आखिर बताइए ना, बोलो क्यों तुम मुझे डॉक्टर बनकर मिले? मैंने कब कहा था कि आपके जैसा मुझे डॉक्टर चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हें एक डॉक्टर चाहिए? तो बस फेसबुक से स्टेशन लेता रहा, तुम्हें फॉलो करता रहा और एक दिन तुम्हारी कमजोरी को समझ गया और डॉक्टर बनकर मैं तुम्हारे साथ पकड़ो इसे और इसे थाने में ले जाकर बंद कर दो। नहीं जाओ इसे। एक दिन मैं वापस आऊंगा और जिस दिन वापस आऊंगा उस दिन अपनी बेटी को संभाल कर रखना, उस दिन अपनी बेटी को संभाल कर रखना। इतनी धाराएं लगवाऊंगा तुझ पर कि तुझे फांसी होगी। फांसी फांसी पापा मैं गलत थी, पापा मैं गलत थी। आप सही थे पापा, आप सही थे। जब जब बच्चों ने निर्णय लिया है वो गलती हो गए हैं। बच्चों के लिए सही निर्णय और सही दिशा केवल माता पिता ले सकते हैं और कोई नहीं, और कोई नहीं। औलाद की खातिर जग में फिरता है मारा, उसे बच क्या मारेगा जिसको